मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। तो माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय भूपेंद्र यादव। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं बाजवा साहब को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। वो पंजाब से आते हैं, मैं मूलतः हरियाणा से आता हूं। 70 के दशक में ये सूबा एक था और एक भाषण हुआ करता था। वो भाषण ऐसा होता था कि जब भाखड़ा नंगल डैम बना तो कुछ नेताओं ने भाषण देना शुरू किया कि पानी में से बिजली ऐसे निकाल ली जाएगी जैसे दूध और दही में से मक्खन निकाल लिया जाता है, और बिना ताकत का पानी किसानों को चला जाएगा। और आज ना वो नेता रहे ना उनके विषय रहे, देश आगे बढ़ गया है। बाजवा साहब, आप भी समझिए, ये देश आगे चल रहा है कि आपके भाषण वही पुराने 70 के दशक के भाषण ना रह जाए। और मैं कहता हूं कि आज जो ये 3 बिल हम लेकर के आए, 2 बिल आज है और 1 बिल और आने वाला एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसको लाने से पहले एक परिस्थिति पे विचार करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि 50 से 60 साल तक देश में आपने शासन किया। देश को जब आजादी मिली तो हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आय का अनुपात 2:1 था। शहर वाले आदमी को अगर 2 रुपए मिलते थे तो गांव वाले आदमी को 1 रुपया मिलते थे। लेकिन 60 साल में जो आप किसान किसान चिल्ला रहे हैं, आपकी पार्टी जो नीतियां लेके आई है, आज दुर्भाग्य से वो बढ़कर 7:1 हो गया है। ये ग्रामीण आय कम क्यों हुई है, इसका जवाब दो आप। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कमेरे और मेहनतकश किसान ने हिंदुस्तान को अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया, पर किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन किसान की आमदनी के स्तर में किस प्रकार से बढ़ा जाए, उस पर आपने क्या किया? और इसलिए आज मैं इस उच्च सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो 2 महत्वपूर्ण बिल अभी सदन के सामने आए और एक और बिल आने वाला है, इस पर गंभीरता से विचार करिए। हमें 70 साल से किसान जिस न्याय के लिए तरस रहा है, ये उसको न्याय देने का काम और देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का काम ये बिल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कृषि क्षेत्र की समस्या क्या है। हमारे को जो पॉलिसी शिफ्ट है वो हमें बेसिकली प्रोसेसिंग एरिया में, वैल्यू एडिशन एरिया में, मार्केटिंग एरिया में और ट्रेड एरिया में अब करने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने जा रहे हैं। बाजवा साहब भी किसान परिवार से आते हैं, हम भी किसान परिवार से आते हैं। हम किसान के बेटे को कह रहे हैं कि कंप्यूटर तो खरीद लो, लेकिन इस कंप्यूटर के द्वारा तुम एग्री मार्केटिंग नहीं कर सकते। हमारे को चीज देना चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ को बांधना चाहते हैं। ये सरकार बिल को लेकर डिजिटल ताकत किसान के बेटे को देना चाहती है। ये नई पीढ़ी के किसानों का न्यू एज एग्रीकल्चर का बिल लेकर के हम आए हैं। और इसलिए आज एक बात को हमको समझना चाहिए। हिंदुस्तान 16 एग्रो इकोनॉमिक जोन है हमारे। 1000 से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, एग्रोडाइवर्सिटी के स्पॉट्स है हमारे पास। हिंदुस्तान एक ऐसी ताकत है जो दुनिया का कोई ऐसा फसल, कोई ऐसा फल, कोई ऐसा अन्न ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान में उपजाने की क्षमता ना हो। हमारे आरसीपी सिंह जी बिहार से बैठे हैं। बिहार में जब आम का दौर आना शुरू होता है तो जर्दा आता है, जर्दालू आता है, मालदा आता है, मुंबईया आता है। एक ही समय में 8 सीजन की फसल के आम बिहार में निकल के आते हैं। केला हमारे यहाँ राजभोग आता है, लीची आती है। इतना बायोडाइवर्सिटी स्पॉट जब एक प्रदेश में, तो पूरे हिंदुस्तान में कितना एग्रो इकोनॉमिक स्पॉट्स है। और दुनिया में हमको ये सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा उत्पादन होने के बाद दुनिया के विकसित देशों में खाद्यान्न का जो 50% प्रोसेसिंग है, हमारे यहां प्रोसेसिंग केवल 5% है। और फूड प्रोसेसिंग में हम 5% से नीचे हैं। और इसलिए अब केवल कृषि उत्पादन तो हमारे किसान ने बढ़ाया है,
लेकिन आज आवश्यकता है कि उसके कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसके ट्रेड, उसके मार्केट, उसके वैल्यू एडिशन, उसके एक्सपोर्ट और न्यू एज एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़ने का विषय, उसके लिए बिल लेकर के आए। और इस सरकार ने आने के बाद फिशरीज के लिए, लाइव स्टॉक के लिए बोर्ड बना के नया काम करना शुरू किया। और हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा जनसंख्या आज भी सीधे खेती पर निर्भर है। देश की जीडीपी में उसका 12% योगदान है। और ये तो हमारी सरकार है जिसने इस विषय को पहचान करके आज 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि में निवेश करने का न केवल लक्ष्य किया, उसको पूरा करने के लिए भी आज सरकार आगे बढ़ी है। आज हमने लंबी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को सरकार ने पूरा किया है। सरकार ने क्वालिटी, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पूरा करने का काम किया है। और दुनिया की खेती में जो जीडीपी 5 ट्रिलियन है, उसका 8% यानी 425 बिलियन का योगदान ये हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। लेकिन कारण क्या है? क्यों हम परंपरागत तरीके से लगे हुए कि दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा केवल 2% है? अगर आज भारत को आगे बढ़ाना है, अगर आज भारत को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे आगे बढ़ाना है, भारत का जो समृद्ध कृषि क्षेत्र है, भारत का जो समृद्ध किसान है, भारत के किसान का जो नौजवान बेटा है, उसकी ताकत को बढ़ाते हुए दुनिया के व्यापार में हम अपने कृषि क्षेत्र के हिस्से को 2% से बढ़ा करके जितना हमारा उत्पादन है उतना कर सकते हैं, उसके लिए नए पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। और इसलिए बिल हम लोग लेकर के आए हैं। और इसलिए कानून किसान के लिए मुक्त बाजार, उसके अपेक्षित स्तर पर निर्यात कराने के लिए, उसको बढ़ावा देने का लक्ष्य लेने के लिए लेकर के अगर आज ये बिल हम लेकर के आए हैं, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? मेरे को बाजवा साहब की बात ध्यान में आई। मैं भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो बड़े किसान नेता रहे हैं, लीजेंड किसान नेता रहे हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल है, शरद पवार जी हैं, ये बड़े किसान नेता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2010 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना। और 2010 में जो वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना, उसके चेयरमैन आपके ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे, बड़े किसान नेता। उसके सदस्य सरदार प्रकाश सिंह जी बादल रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उसके सदस्य असीम कुमार दासगुप्ता, मिनिस्टर फाइनेंस और एक्साइज, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रहे। और वह जो रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने का फोटो भी कहीं नहीं है, नेट पर उपलब्ध है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आर्काइव्स में उपलब्ध है। और ये रिपोर्ट को आपके पंजाब के उस समय के कृषि मंत्री सुच्चा सिंह जी लंगा पंजाब की तरफ से देने आए थे, शरद पवार जी कृषि मंत्री के रूप में। मैं वो पढ़ना चाहता हूं, उस रिपोर्ट का चैप्टर नंबर 5, और मैं केवल 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 5 है मार्केटिंग एंड क्रेडिट रिफॉर्म्स। 5.1 ये कहता है, इट इज सरप्राइजिंग but true that the farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farms, villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institution for sale of farm produce. तो एकाधिकारवादी किसका था? ये तो मंडीज का है, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go to distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. ये रिकमेंडेशन किसकी है? और उसके बाद 5.13 इस रिपोर्ट का जो कंक्लूजिंग पार्ट है, वो 5.13 में कहते हैं, the market for agriculture produce must be immediately freed of all sorts of restriction on movement, trading, stocking, finance, export, etc. No monopoly, including that of APMC or corporate licenses, should be allowed to restrict the market. The concept of farmers' markets, where farmers can freely sell to consume directly, must be promoted.
The use of Essential Commodities Act should be made only in times of emergency and it must be decided in consultation with the state government. मुझे बताइए, ये रिपोर्ट आपकी है, ये कंक्लूजन आपके हैं, तो आज आप देश के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? और वेणुगोपाल जी, आप कह रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट किया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपके ही मनमोहन सिंह जी ने यहाँ खड़े होकर के कहा था कि शरणार्थियों के लिए कानून बनना चाहिए। आप अपने प्रधानमंत्री की नहीं मानते, आप दुनिया की क्या मानोगे? आज आप देश के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, केवल अपनी राजनीति के लिए। केवल राजनीति के लिए आप किसान के बेटे को रोकना चाह रहे हैं। आज देश के किसानों के नौजवान ये जानते हैं कि हम डिजिटल ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके यहाँ नौकरी करने आ सकता है, लेकिन आप उसको स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है। और 10 साल तक ये रिपोर्ट आप कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने बैंकरप्सी के लिए रिपोर्ट दी थी। 2016 में हम बैंकरप्सी कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीजों को बनाने का, योजना करने का, इंप्लीमेंट करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और क्या यह सच नहीं है कि जिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हो? और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो केवल नकारात्मकता को देखता है। आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के प्रोड्यूस करने की तो क्षमता ही है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहां ले जा सकते हैं उसके बारे में भी विचार करिए। महोदय, आज ICAR जैसा हमारे पास दुनिया का विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन है। आज हमारे देश के पास 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। आज हमारे देश में 150 एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम इस ताकत को लेकर के दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसर्स को बढ़ाने के लिए हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? यह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को दुनिया के बाजार में किसी भी प्रकार का मुकाबला करने का एक अवसर प्रदान करता है। और इस अवसर को लेने के लिए, इस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी, आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए कम पूंजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5% से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से कैसे भागोगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते। आपको उससे आगे आकर के एक नई ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा। और इसलिए हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण, हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूंजी की ताकत नहीं आनी चाहिए? महोदय, इस देश के किसान को और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहाँ प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 2009 से 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र के बजट में, आपके समय में 9 से 14 में कृषि क्षेत्र के बजट में केवल 8.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2014 से 2019 में हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 38.8% की वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को ताकत बनाने का काम किया है। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है और इसलिए इस कमिटमेंट पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कृषि क्षेत्र को एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बाजवा साहब कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो सबसे पहले पंजाब में आई, आज भी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है।
आज भी आप मना नहीं कर सकते। आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो हरियाणा में हुड्डा साहब के समय में आई। आज भी आप मना नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट खेती है। और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो ऑर्डिनेंस है वो तो अभी तमिलनाडु में भी है और उड़ीसा में भी है। हम कोई किसान की जमीन को नहीं दे रहे, हम उसका व्यापार, उसकी सेवा, उसकी ताकत, उसमें हम पूंजी निवेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कृषि क्षेत्र और किसानों को सेवा प्रदान करने के लिए आज उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज जो डिजिटल के कारण, चाहे मौसम की बात हो, चाहे जमीन की आर्द्रता को, उसकी नमी को नापने का विषय हो, आज उसको डिजिटल उपकरण, किसान को उद्यमी बनाना और किसान संगठनों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। मैं तो हमारे कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी आइडिया के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। आखिर ये जो 10,000 एफपीओ बनाए हैं, उसमें 2,000 से ज्यादा तो अब सक्रिय हो गए हैं। आप नासिक के एक एफपीओ का उदाहरण सुन के आइए, आपको पता लगेगा कि हम अपने एफपीओ के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र से जहां पलायन जारी था, इस सरकार के आने के बाद आज युवा स्नातक 1,000 से ज्यादा एग्रो स्टार्टअप बनाए गए हैं, जो इस सरकार ने कृषि में नए निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए काम बढ़ाया। आखिर हम ये एफपीओ बना रहे हैं, हम ये एग्रो स्टार्टअप बना रहे हैं और हम किसान को बांध के रखना चाहते हैं। आपको केवल बड़े लोग दिखते हैं, आपको नौजवान नहीं दिखते जो आईआईटी, आईआईएम करके वापस से अपने गांव में अपने किसान को, अपनी ताकत को, अपनी डिजिटल चीज से जोड़ करके अपनी किसानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए आविष्कार की, नए परिवर्तन की, नई संकल्पना की, नई सोच की, ताकत की बात नहीं कर सकते। आपके लिए किसान केवल एक वोट बैंक है। आप सबको वोट बैंक देखते हैं। हमारे लिए किसान इस देश को आगे बढ़ाने वाला एक स्वाभिमानी समाज है, जिसको ताकत देना और डिजिटल से जोड़ना, ये हमारी ताकत। आप इस बिल का पूरा अध्ययन करिए। आप ये कहते हैं कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब, आप 2022 तक है, अभी तो ये मानसून सेशन है, इसके बाद विंटर सेशन आएगा, खरीफ की फसल आई हुई है। मैंने अपने कल गांव में फोन किया, बाजरा तैयार है, बाजरा आने वाला है, अक्टूबर में इसको एमएसपी मिलेगी और विंटर सेशन में बताएंगे कि आपने कितने झूठ बोला। और मैं तो नरेंद्र सिंह जी तोमर से ये निवेदन करूंगा कि सदन में जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो केवल एक दिन के लिए मांगा जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर रूल में ऐसा प्रोविजन होता तो मैं आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर 4 साल के लिए मांगता, क्योंकि 24 तक हम सरकार में हैं। 8 बार एमएसपी रबी और खरीफ की फसल आनी है। हर फसल के समय हम इस सदन को आकर के बताएंगे कि सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है और हर बार आपका झूठ बेनकाब होगा। ये वही झूठ है जो आप राफेल पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप सीए पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप किसानों के ऊपर बोला करते हैं। और अभी हम कहीं जाने वाले हैं। हम 2024 के बाद भी जनता, क्योंकि हम सच के साथ हैं, इसलिए हमको जनता आशीर्वाद देती है। एक बार नहीं उजागर होगा। मैं आज देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों की कहीं एमएसपी नहीं गई है। 2024 तक 8 बार एमएसपी का इशू आने वाला और 8 बार इस सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और आपका झूठ बेनकाब होने वाला है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी का इशू एक पूरी तरह झूठ के साथ बोला गया है। और इसलिए आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय कृषि को अधिक निवेश, बेहतर बाजार संरचना, प्रोसेसिंग और निर्यात की आवश्यकता है। और इसके लिए नीतिगत समर्थन है, ताकि कृषि स्टार्टअप, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट, मूल्य संवर्धन के साथ किसानों को बहुत अधिक आवश्यक सेवाएं और सहायता प्रदान कर सके। और इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति और किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एक काफी बड़ा सुधार हम लोग लेकर के आए हैं। महोदय, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आज जो बिल इस सरकार के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया है, वो वैल्यू एडिशन है।
जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक नया वैल्यू, एक नया ऑप्शन दिया है। अगर हम किसी को 2 ऑप्शन दे रहे हैं तो उस ऑप्शन को अपनाने में कमी कहां आ रही है? उस ऑप्शन के द्वारा हम देश में एक नए विकास की संभावनाओं को अगर तलाशना चाह रहे हैं तो उसको विपक्ष क्यों रोकना चाहता है? और मैं ये पुनः कहना चाहूंगा कि 2010 में भी जो एग्रीकल्चर वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ थी। हम देश के साथ अपनी राजनीति के लिए गुमराह की राजनीति ना करें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नए दोनों कृषि कानून आए हैं ये देश में एक नए परिवर्तन को लेकर के आए हैं। देश की जो एक नई हमारी एग्रीकल्चर की ताकत है उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भारत के किसान को विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। देश के नए नौजवान किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बिल लेकर के आए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बार कृपया वापस से 1970 के उस भाषण से अपने आप को अलग करिए। भाखड़ा नांगल पे जो 70 के भाषण हुआ करते थे, ये आधुनिक भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। इसमें नई सोच और नई टेक्नोलॉजी से, जरा नए विचार से आप विकास करिए। वापस से इन भाषणों को, पुराने रटे हुए भाषणों को छोड़िए। देश का किसान वापस से एक नई अपने रास्ते और नई मंजिल का इंतजार कर रहा है। ये उच्च सदन पुनः वापस से किसानों के लिए जो नया रास्ता खुला है उसको अपना पूर्ण समर्थन दे और इन दोनों बिलों को पास करके हम भारत के किसानों को विश्व में एक अच्छा स्थान देने का काम करें और इस बिल को पूरा समर्थन करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। माननीय श्री डेरिक ओब्रायन जी।